तो गुजरात के भाई बहनों, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की तैयारी? मैंने वादा किया हुआ है कि मैं आपको इको और ओसी की एग्जाम की तैयारी करवा दूंगा। अभी मैं आपको चैप्टर 6 यानी अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जाम की तैयारी करवाने जा रहा हूं। मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाते इस टाइम पे ये भी बता दूंगा कि कहाँ से 2 मार्क्स के सवाल आएंगे, कहाँ से 3 मार्क्स के सवाल आएंगे। तो बहुत ही प्यार से ध्यान से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मीनिंग को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, unemployment refer to a situation in which a person who is willing and able to work at the prevailing wage rate cannot find a job। ध्यान रखना इसमें कुछ वर्ड को, willing and able to work। एक इंसान काम कर सकता है और काम करने की उसकी इच्छा भी है, और जो भी मार्केट में करंट सैलरी चल रही है या वेजेस चल रहा है बट फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, हम लोग उस सिचुएशन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। आगे प्रोफेसर एसी पिग्यू ने क्या बोला है उसको जानते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज विलिंग टू वर्क एट द करंट वेज रेट बट इज अनएबल टू फाइंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला कि विलिंग टू वर्क, और जो भी दाम उसको मिल रहा है, मतलब जो भी सैलरी जो भी पेमेंट उसको मिल रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तब हम लोग उस सिचुएशन को बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक इंसान की काम करने की इच्छा है और मार्केट में जो भी उसको पैसा दिया जा रहा है वो पैसा वो एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई मैं इतने पे काम कर लूंगा, फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग इस सिचुएशन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। हम लोग जो अपने आप काम नहीं करते हैं, बोल, मान लो कि मम्मी ने मुझे बुलाया जा दूध लिया तो अमित, तो मैं दूध लेने नहीं गया, तो ये मेरी काम चोरी है, आलसपन है, ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इंसान की इच्छा है काम करने की, फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तब हम लोग उस सिचुएशन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। अब यहाँ पे मेजर 4 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोगों को टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना होगा। अकॉर्डिंग टू द श्री राज कृष्णा कमिटी 2011-12, एक कमिटी है, मतलब एक ग्रुप है, उसका नाम क्या है, श्री राज कृष्णा कमेटी। याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये कमेटी इस चैप्टर के लिहाज से। कब इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई या कब ये कमेटी बनी, ऐसा समझो 2011-12 में ये कमेटी बनी। यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछी है कि विच 4 मेजर्स आर गिवन इन द श्री राज कृष्णा कमिटी रिपोर्ट टू डिटरमाइन द नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। राज कृष्णा कमिटी ने कौन से 4 मेजर्स दिए जिसके ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर और टाइप डिसाइड हुआ, ये क्वेश्चन है। अब देखो, राज कृष्णा कमिटी ने 4 टाइप दिए, टाइम, इनकम, विलिंगनेस एंड प्रोडक्टिविटी, है ना। राज कृष्णा कमेटी ने बोला कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर और टाइप इन 4 चीजों के ऊपर से डिसाइड करेंगे। वो 4 चीजें कौन कौन सी है? टाइम, इनकम, विलिंगनेस एंड प्रोडक्टिविटी। वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। टाइम, people working less than 28 hours a week are said to be intensive unemployed। अगर कोई भी इंसान 28 घंटे से कम काम कर रहा है एक वीक के अंदर, तो हम लोग उसको बोलेंगे इंटेंसिव अनएम्प्लॉयड। Those working between 28 and 42 hours in a week are considered less intensive unemployed। अगर 28 से 42 आवर्स इतना काम कर रहा है एक इंसान एक वीक के अंदर, तब हम लोग उसको बोलेंगे लेस इंटेंसिव अनएम्प्लॉयड। अब ये दिखा क्या रहा है? दिस मेजर हेल्प टू आइडेंटिफाई पार्ट टाइम और डिस्गर्स अनएम्प्लॉयमेंट। ये लोगों ने बोला कि ये जो टाइम वाला एरिया है हमारा, उससे हम लोग पता चलाएंगे कि हमारे देश के अंदर पार्ट टाइम और डिस्गर्स अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं। डिस्गर्स अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो आगे आप समझोगे। आगे देखते हैं हम लोग। इनकम, a person who earn a very low income that is insufficient to remove poverty is considered poor from an income point of view। बहुत ध्यान से समझना, एक इंसान है वो इतना भी नहीं कमा पा रहा है जिससे वो अपनी गरीबी को दूर कर सके, यानी रोटी कपड़ा मकान का भी जुगाड़ कर सके, तो हम लोग उसको गरीब बोलेंगे इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस शो इनकम बेस्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीजें अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बट याद रख के इतना चलो कि इनकम वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था राज कृष्णा कमिटी ने, वो किसके साथ रिलेट करता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट के साथ। अब आगे बढ़ते हैं विलिंगनेस को। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट अ जॉब अकॉर्डिंग टू हिज स्किल और क्वालिफिकेशन एंड अर्न वेरी लिटिल इनकम, ही इज सेड टू बी अंडर एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल देखो, दिस हाईलाइट अ मिसमैच बिटवीन स्किल एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक इंसान अपने स्किल के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे
कि वो विलिंगनेस के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है। मान लो कि एक इंजीनियर है, वो इंजीनियर है किस चीज का, एक रॉकेट बनाने के इंजन का, बट जाके बेचारे को गराज में काम करना पड़ रहा है, तो वो अपने स्किल और क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है और उसकी इनकम भी कम है, तो ये हम लोग डालते हैं विलिंगनेस वाले के अंदर। प्रोडक्टिविटी, when a worker produce less than its actual capacity due to a lack of proper tool, training and opportunity, his productivity is lower than potential। मान लो कि मेरे को बहुत अच्छी एडिटिंग आती है, बट एडिटिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए। एडिटिंग करने के लिए मुझे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए। पहला तो कंप्यूटर चाहिए, फिर इक्विपमेंट चाहिए, जो भी उसके मशीन टूल्स आते हैं वो सारी चीजें चाहिए। अब जब तक मुझे ये सारे टूल्स नहीं मिल पाएंगे तब तक मैं अच्छे से एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो ये जो प्रोडक्टिविटी वाला है, यहाँ पे क्या होता है कि वर्कर बहुत कम प्रोड्यूस कर पा रहा है, उसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है उससे कम प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको टूल्स, ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही है। अगर मुझे आप अच्छा कंप्यूटर, अच्छा कैमरा, ये सारी चीजें दे दोगे तो मैं भी अच्छे तरीके से एडिटिंग करने लग जाऊंगा और ज्यादा स्पीड में एडिटिंग करने लग जाऊंगा, क्योंकि मेरा कंप्यूटर अच्छा है तो वो फास्ट एडिट करेगा। तो लो प्रोडक्टिविटी वाले के अंदर समझ में आया कि अगर इंसान को अच्छा टूल, अच्छा मशीन, अच्छी ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो अपनी एक्चुअल पोटेंशियल से कम प्रोड्यूस करके देगा। तो ये 4 आपका था राज कृष्णा कमिटी के द्वारा दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के टूल्स। अब आगे हम लोग इसी के ऊपर से पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो बोर्ड यहां से आपको एक सवाल पूछेगी, एक्सप्लेन द टर्म्स ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोग इसको रीड करते हैं। When people are ready to work at the current wage rate and possess the necessary qualification but do not get a job, they are said to be openly unemployment। openly unemployment का मतलब, जो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग था वही है कि एक इंसान की इच्छा है काम करने की पर उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे ओपनली अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज नॉन एज विजिबल और फुल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? विजिबल और फुल अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रख के चलना, ये सब बोर्ड में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। Mostly found among educated youth or unskilled labor, especially in the 15 to 25 एज ग्रुप। ज्यादातर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट किसके अंदर देखने को मिलता है? तो जो इंसान पढ़ा लिखा है उसको इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है, और जिस इंसान के पास, जिस लेबर के पास स्किल नहीं है उसको भी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को फेस करनी पड़ती है। किस एज ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है ये ज्यादा? 15 से 25 वाले एज ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि अ ग्रेजुएट हु इज एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब बट कैन नॉट फाइंड एनी अनएम्प्लॉयमेंट। मान लो मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया, फिर मैं मार्केट में क्या करने गया, मैं मार्केट में जॉब ढूंढने गया और लोग बोल रहे थे कि तुझे 15 से 20 हजार रुपए सैलरी मिलेगी। मैं बोला चलो ठीक है, 15 से 20 हजार के लिए भी मैं काम कर लूंगा। मैं 15 से 20 हजार में काम करने की इच्छा रखता हूं, फिर भी मुझे मार्केट में जॉब नहीं मिला, तो ये कौन सी सिचुएशन है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। अब यहाँ से भी बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगी, एक्सप्लेन अंडर एम्प्लॉयमेंट विथ एन एग्जाम्पल। देखते हैं हम लोग अब इसको आगे। When workers cannot fully utilize their skill or time and are forced to accept lower level job than their capacity, they are under unemployment। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, an engineer working as a clerk or farmer working only during crop season। एक इंजीनियर है, वो जाके कंपनी के अंदर क्लर्क का काम कर रहा है, तो वो अपनी कैपेसिटी से नीचे का काम कर रहा है, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक इंसान अपनी फुल काबिलियत का, फुल स्किल का और अपने समय का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, अपनी काबिलियत से नीचे का यानी लोअर जॉब को एक्सेप्ट करके वो अगर काम कर रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या याद रखना है अंडर एम्प्लॉयमेंट में? अपनी कैपेसिटी से नीचे वाले काम को करने को हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? याद रखना, अंडर अंडर नीचे, अपनी कैपेसिटी से नीचे वाला काम एक्सेप्ट कर रहे हो आप, तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट। इट इज ऑफन सीजनल इन नेचर। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सीजनल इन नेचर होता है, मतलब कि थोड़े से समय में ये खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। अब यहाँ पे आपका आंसर बड़ा करने के लिए मैंने ये लाइन लिख दी है, आप ये पहले समझ चुके हो। इट्स ऑल्सो इंक्लूडिंग पीपल डूइंग जॉब बिलो देयर क्वालिफिकेशन और अर्निंग वेरी लिटिल। अपनी क्वालिफिकेशन से नीचे का जॉब एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से उनकी जो इनकम है वो बहुत लिटिल हो जा रही है। यही मैंने लिख दिया है ताकि आपका आंसर बड़ा हो सके। अब यहाँ पे आता है डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, इसको भी हम लोग समझते हैं। यहाँ से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगी,
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, हमको एग्जाम्पल दे देना होगा डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट का। अब बोर्ड यहाँ से आपको 3 मार्क्स का भी सवाल पूछेगा, एक्सप्लेन डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट विद एन एग्जाम्पल। तो दोनों में फर्क क्या होगा, दोनों में लेंथ का फर्क होगा। तो पहले मैं बता देता हूं कि 2 मार्क्स में कितना लिखना है। यहाँ पे देखो, इट्स ऑकर व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअल नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। एग्जाम्पल से समझो, इफ अ स्मॉल फार्मर रिक्वायर ओनली 3 पीपल बट 5 फैमिली मेंबर्स वर्क ऑन इट, द एक्स्ट्रा 2 आर डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। एक फार्म है, मतलब एक खेत है, वहां पे 3 लोग काम करते थे और 50 किलो गेहूं उगाते थे। अब क्या हो गया कि वहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं, फिर भी 50 किलो गेहूं ही उग रहा है। तो जो 2 लोग जुड़े हैं उनको हम लोग गिनेंगे किसके अंदर, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। क्लियर हो गया डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। एक्स्ट्रा लोगों के जुड़ने से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तब हम लोग उस सिचुएशन को बोल देते हैं डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। अब आगे यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, द एक्स्ट्रा वर्कर डू नॉट एड प्रोडक्शन। 2 लोग जो जुड़े थे फार्म के अंदर, वो लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा क्रॉप उगाया नहीं, मीनिंग देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज 0। मतलब वो लोगों के जुड़ने से कुछ भी एक्स्ट्रा हमने नहीं बनाया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। कॉमन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ये आपको एमसीक्यू के लिए काम दे देगा। अब देखो, आप इतना लिखोगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब 3 मार्क्स के लिए मैंने बहुत आसानी से एग्जाम्पल को जोड़ दिया है। देखो, कॉमन मतलब ज्यादातर कहां देखने को मिलता है, ये डेवलपिंग कंट्री स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। कहां पे देखने को मिला, डेवलपिंग कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्जांपल, सपोज ऑन अ स्मॉल फार्म 5 पीपल वर्क बट द वर्क कुड इजीली बी डन बाय 3। एक फार्म है छोटा सा, उसके अंदर 5 लोग जुड़े हैं, बट 3 लोगों से ही वहां पे आसानी से काम हो जाएगा। द रिमेनिंग 2 वर्कर्स आर डिस्टिंग्विशली अनएम्प्लॉयड, देयर रिमूवल वॉन्ट इफेक्ट द टोटल प्रोडक्शन। वहां पे जो एक्स्ट्रा 2 लोग जुड़े हैं, अगर हम उनको निकाल देंगे तो उससे प्रोडक्शन के ऊपर, काम के ऊपर कोई भी फर्क आएगा नहीं। तो जब आप 3 मार्क्स का लिख रहे होंगे, तब आप इस एग्जाम्पल को निकाल देना और ये एग्जाम्पल को जोड़ देना, इतना लिखना और ये एग्जाम्पल लिखना, आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछिए, डिफाइन साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट विथ एन एग्जाम्पल। अब यहां से बोर्ड आपको 3 मार्क्स का भी पूछेगी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों का आंसर कितना लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा। पहले हम लोग 2 मार्क्स के लिए पढ़ लेते हैं। कॉज बाय इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, पीरियड ऑफ बूम एंड रिसेशन इन बिजनेस एक्टिविटी। बहुत ध्यान से समझना, बूम मतलब अच्छा समय, रिसेशन मतलब गंदा समय। तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, इसके ऊपर से जो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो रही है, हम लोग उसको बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो ये अच्छा समय है और ये बुरा समय है। तो जब इकोनॉमी में अच्छा समय आएगा तो सबके पास काम रहेगा, जब इकोनॉमी में बुरा समय आएगा तो सबको काम से निकाल दिया जाएगा। फिर अच्छा समय आया, काम मिल जाएगा, फिर गंदा समय आया, काम से निकाल दिया जाएगा। तो ये साइकिल की तरह चलता रहेगा। और ये साइकिल किसके ऊपर से हो रहा है, इकोनॉमी में जो भी चेंज आ रहा है उसके ऊपर हो रहा है। तो हम लोग ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग अ रिसेशन डिमांड फॉल लीडिंग टू अ रिडक्शन इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। जब बुरा समय आता है ना, तो लोग कुछ भी सामान खरीदते नहीं है, तो क्या होता है, मार्केट के अंदर डिमांड नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नीचे गिरने लगता है। मतलब कि अब फैक्ट्री के अंदर ज्यादा सामान नहीं बनाया जाएगा। देश के अंदर बुरा समय आ गया है, जब देश के अंदर बुरा समय आएगा तो डिमांड नीचे गिर जाएगी। मतलब अब कोई भी इंसान ज्यादा कुछ भी खरीदने के लिए मार्केट में नहीं जा रहा है। जब इंसान मार्केट में खरीदने नहीं जाएगा तो एक बिजनेसमैन उसका प्रोडक्शन भी बंद कर देगा। जब बिजनेसमैन प्रोडक्शन बंद कर देगा या कम कर देगा तो इंसान को काम से निकाल दिया जाएगा। तो इसी सिचुएशन को हमने बोला साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। कॉमन इन डेवलप्ड नेशन विथ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक। ज्यादातर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहां देखने को मिलता है, डेवलप नेशन के अंदर। अब एग्जांपल देख लेते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन 1920 और 1930 इन द यूएस कॉज मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड वाइड। सबसे बड़ा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाए तो आया था 1929 से 1930 के अंदर, जिसको हम लोग जानते हैं ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी। ये ग्रेट डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, बट अभी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड ने आपको स्पेसिफिकली इस टॉपिक से कुछ पूछा नहीं है। तो आप एग्जांपल के अंदर ये लिख लेना कि 1929 से 1930 के अंदर सबसे बड़ा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट आया था, जिसको हम लोग जानते हैं ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी। तो आप इतना लिखना, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब 3 मार्क्स के लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, उसी एग्जाम्पल को बड़ा कर दिया है। तो एग्जाम्पल को बड़ा कर देना तो 3 मार्क्स भी मिल जाएंगे।
सपोज देयर इज अ फॉल इन डिमांड फॉर कार, ऐसा मान के चलो कि अब कार की डिमांड कम हो रही है, कार कंपनीज रिड्यूस प्रोडक्शन, जब कार की डिमांड कम हो जाएगी मतलब अब देश के अंदर लोग कम कार खरीद रहे हैं तो कार कंपनी कार को कम भी बनाएगी, यही हुआ ना, रिड्यूस प्रोडक्शन विच मीन्स फ्यूअर वर्कर आर नीडेड। अब जब कंपनी कार कम बना रही है तो उनको कुछ ही एम्प्लॉय चाहिए होंगे एंड सम लॉस देयर जॉब, दिस इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। जब कार कंपनी कम कार बनाएगी तो वो कुछ लोग को रखेगी कुछ लोगों को निकाल देगी, तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका अपोजिट सिचुएशन ला देते हैं, ड्यूरिंग अ बूम पीरियड, जब अच्छा समय चलेगा, डिमांड राइज, मतलब अब अच्छा समय आ गया है देश के अंदर तो लोग ज्यादा कार खरीदेंगे तो कंपनी क्या करेगी, ज्यादा कार का प्रोडक्शन करेगी, और जब वो ज्यादा कार का प्रोडक्शन करेगी तो वो ज्यादा इंसान को रख लेगी। अच्छा टाइम आया, ज्यादा कार बनने लगा, ज्यादा कार बनने लगा तो ज्यादा लोगों को काम पे रख लिया। तो देखा आपने, अच्छे और बुरे टाइम के हिसाब से इंसान को रखा जाता है, निकाला जाता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब पांचवा जो है वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यहां से बोर्ड आपको दो सवाल पूछेगी, एक्सप्लेन द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विद एन एग्जांपल। अब सेम ही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में भी पूछा जाएगा, डिफरेंस क्या है, कंटेंट का। तो 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना है वो जान लेते हैं। occur when people temporarily leave job to find better one, or when new technology or changes in preference make some job obsolete। अब मैं इसका एग्जांपल देखता हूं, when smartphone replace old phones, worker in old phone factories become unemployed for a short time। देखो पहले हम लोगों के पास कीपैड वाला फोन था, अब एक दुकान है जिसके अंदर लोग कीपैड वाले फोन को रिपेयर करते हैं, फिर अचानक से मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन आ गया, तो वो लोगों को जो इंसान कीपैड वाला फोन बना रहे थे उनको ये फोन अचानक से थोड़ी बनाना आ जाएगा, तो वो लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस फोन को कैसे बनाते हैं उसको सीखना पड़ेगा। तो जब तक वो लोग नई टेक्नोलॉजी को बनाना सीख रहे हैं तब तक के टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपको याद रखना है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आता है या क्यों आता है, तो टेक्नोलॉजी में अगर चेंज हो रहा है या मार्केट में कोई बदलाव आ रहा है जिसकी वजह से इंसान को टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए अपनी जॉब खोनी पड़ती है, तो ऐसे टाइप को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखना फ्रिक्शनल किससे लेना देना है, न्यू टेक्नोलॉजी से, और मार्केट में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से इंसान जो शॉर्ट टर्म के लिए अपनी जॉब खो रहा है, इस सिचुएशन को हमने बोला फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यह सिचुएशन ज्यादातर डेवलप कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। तो आप इतना लिख दोगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब हम लोग 3 मार्क्स के लिए एक एग्जांपल जोड़ देते हैं। अ टीचर लीव ओल्ड जॉब इन वन स्कूल एंड टेक अ फ्यू मंथ टू फाइंड अ न्यू पोजीशन इन अनदर स्कूल। मान लो कि एक स्कूल में एक टीचर है, अब उन्होंने बोला कि मैंने बहुत साल बिता लिया है स्कूल के अंदर, अब मुझे प्रिंसिपल बनना है। तो वो प्रिंसिपल की जॉब ढूंढ रहे थे, ये जो प्रिंसिपल की वो जॉब ढूंढ रहे थे उसके लिए उनको लग गए 4 मंथ। तो वो जो 4 महीने का समय था हम लोग उसको किसके अंदर गिनेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। उन्होंने पुराने पोजीशन से नए पोजीशन को ढूंढने में 4 महीने लगा दिए, तो हम लोग इसको गिनेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर से बोर्ड आपको कितने मार्क्स का सवाल पूछे, 3 मार्क्स का। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन एनी 6 पॉइंट्स। कॉजेज क्या है उसके 6 पॉइंट बताने हैं, तो हम भी 6 पॉइंट ही पढ़ेंगे। यहाँ पे जो पहली लाइन मैंने लिखी हुई है वो तो मैंने टाइटल दिया हुआ है ताकि आप लोगों का आंसर बड़ा हो सके। पहला जो कॉजेज है वो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। The population is increasing rapidly, leading to a large labor supply. However, job opportunity grows slowly, causing both unemployment and underemployment. मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। हमारे देश के अंदर टोटल 50 सीट है, किसके लिए, ड्राइवर की। अब हमारे देश में अगर 10,000 लोग पैदा हो गए तो क्या होगा, लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी। टोटल कितनी सीट है हमारे पास ड्राइवर की, 50 सीट, पैदा कितने हो गए, 10,000 लोग। तो हमारे पास जो जॉब है उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत कम है और लोग हैं ज्यादा पैदा हो जा रहे हैं। जब लोग ज्यादा पैदा होंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके तो काम करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो लेबर सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है। वो किसकी वजह से हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। लोग पैदा हुए हैं तो काम करेंगे ही, तो लोग काम करने जब जाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेबर की सप्लाई बढ़ गई। लेबर की सप्लाई बढ़ गई बट जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखने को मिलता है। आगे देखें, स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत प्यार से समझते हैं हम लोग इसको।
Although economic growth has continued during the planning period, it has not generated enough job. बहुत ध्यान से समझते हैं, क्या हमारे देश ने ग्रो किया? हाँ, हमारे देश की इकोनॉमी ने ग्रो किया, बट हमारे देश की इकोनॉमी जब ग्रो कर रही थी वो जॉब नहीं क्रिएट कर पाई। हमारे देश ने पैसा कमाया, हमारा देश ग्रो कर रहा है, बट हमारा देश एक्स्ट्रा और नए टाइप के जॉब को नहीं क्रिएट कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आज भी है। आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट जॉबलेस ग्रोथ हैज इंक्रीज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो ग्रोथ हो रहा है वो कैसा ग्रोथ है? जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रहा है बट काम जनरेट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हमको फेस करना पड़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। अब थर्ड वाला जो हम लोग देख रहे हैं, लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहां से इस कॉज से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगी। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू द लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है उसका एक कारण ये भी है कि हमारे देश में जो सेविंग है वो बहुत कम की जाती है और लोग कहीं पे भी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग इसका कारण जान लेते हैं। ड्यू टू हाई पॉपुलेशन एंड लो पर कैपिटा इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिमेन लो। हमारे देश में बहुत ज्यादा आबादी है, जब इतनी ज्यादा आबादी है तो हम सबके हाथ में बहुत कम पैसा आता है। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं? कि आबादी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हर एक इंसान की इनकम बहुत ज्यादा नहीं है। समझ में आया? जब इंसान की इनकम ज्यादा नहीं है तो वो कहां से सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेगा? क्लियर हो गया? कैसे लिंक जोड़ना है कि बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर, यानी हाई पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से हर एक इंसान ज्यादा कमा नहीं पा रहा है। जब एक इंसान ज्यादा कमा नहीं पाएगा तो वो क्या सेव करेगा, क्या इन्वेस्ट करेगा? तो दिस लीड टू लो कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम लोग सेव नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे देश में लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, मतलब कि हमारे देश में फैक्ट्री ये सबको खोलने के लिए ज्यादा पैसा होगा ही नहीं। रिड्यूसिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जब हम लोग फैक्ट्री के अंदर, जब हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो वहां पे न्यू टाइप की जॉब कैसे क्रिएट होगी? तो समझ में आया सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। अगर इंसान पैसा सेव करेगा तभी तो वो कहीं इन्वेस्ट करेगा। जब एक इंसान पैसा इन्वेस्ट करेगा तभी तो एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ेगा, तभी तो इंडस्ट्री सेक्टर आगे बढ़ेगी, तभी तो सर्विस सेक्टर आगे बढ़ेगी। तो ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो नए टाइप की जॉब क्रिएट ही नहीं होगी, जिससे कौन सी प्रॉब्लम हो गई? अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का मतलब ये है कि मशीनों से काम करवाया जा रहा है, रोबोट से काम करवाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया अडॉप्ट कैपिटल इंटेंसिव मेथड इंस्टेंट ऑफ लेबर इंटेंसिव वंस इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इंडिया ने एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रीज हो वहां पे कौन सा टेक्निक अपनाया? कैपिटल इंटेंसिव मेथड वाला। मतलब इंडिया ने ऐसा बोला कि इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो, सब जगह पे हम लोग किसका यूज लेंगे? मशीन का यूज लेंगे, इंसानों की जगह। जब इंसानों की जगह पे सब जगह मशीन से काम होगा तो इंसानों को काम से निकाल दिया जाएगा और उनके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी काम करने के लिए। एक फैक्ट्री है जहाँ पे 50 लोगों की जरूरत है, जब मशीन आ जाएगा तो वहां पे सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, तो बेचारे 45 लोग काम से निकाल दिए जाएंगे ना। किसकी वजह से? मशीन की वजह से। जब हम लोग मशीन से काम करवा रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल इंटेंसिव मेथड। तो इंडिया ने कैपिटल इंटेंसिव मेथड को अपनाया, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आज भी देखने को मिल रही है। लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। द करेंट एजुकेशन सिस्टम फोकस ऑन थियोरेटिकल नॉलेज इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। इसका तो आप सभी एग्जाम्पल हो कि हमारे देश में ज्यादातर कौन सा एजुकेशन है? थियोरेटिकल एजुकेशन है। ना तो हमको कोई प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलता है, ना तो हमको कोई स्किल वाली ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? स्किल वर्कर आर फ्यू। तो हमारे देश के अंदर बहुत कम लोग हैं जिनके पास स्किल है। एंड मैनी रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट। जिनके पास स्किल है उनको काम मिल जा रहा है, जिनके पास स्किल नहीं है वो काम फाइंड करने में असफल रह रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। लैक ऑफ वर्क फोर्स प्लानिंग। इसको बहुत ध्यान से समझना। नो प्रॉपर एस्टिमेट ऑफ लेबर डिमांड एंड सप्लाई वॉज डन ड्यूरिंग प्लानिंग। लेबर डिमांड एंड सप्लाई की कोई भी प्लानिंग नहीं कर रही है गवर्नमेंट। जैसे आपने कॉमर्स लिया हुआ है तो कॉमर्स में अगर आपको बोला जाए कि बेटा क्या करोगे, तो बोलेंगे हम सीएस करेंगे, हम सीए करेंगे। ये दोनों फील्ड के अलावा किसी को और मालूम भी नहीं है कि कॉमर्स के अंदर और भी अच्छे अच्छे फील्ड हैं। तो हमारे देश में ना तो हमको ना तो गवर्नमेंट को मालूम है कि किस सेक्टर में कितने लोगों की जरूरत है। समझे? मान लो कि हमारे देश में सिर्फ 5 लाख सीए की जरूरत है, बट हर साल अगर हम लोग 1 लाख सीए प्रोड्यूस करेंगे तो एक दिन सीए वाला सेक्टर भी कचरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने लेबर की डिमांड एंड सप्लाई की प्लानिंग ही नहीं की। हमको, गवर्नमेंट को, सबको ये बताना चाहिए कि बेटा 5 लाख की सीए चाहिए,
तो 5 लाख लोग सीए कर लो। बेटा 10 लाख सीएस चाहिए तो 10 लाख लोग सीएस कर लो। बेटा आजकल एआई से स्टोर के अंदर इन्वेंट्री को, मतलब माल सामान को देखना वाला जॉब भी आगे बढ़ेगा। आप सब देख रहे हो ना कि Amazon हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ऐसे टाइप के कंपनीज आ रही हैं। तो आज के जमाने में हमको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस के स्टोर को हम संभालें। ये भी एक अच्छा करियर है, पर हम लोग सोचते नहीं है। हम लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि कितने लेबर की डिमांड किस सेक्टर में है। बस हम लोग कुछ भी अंधाधुंध सप्लाई देते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। इंसान पढ़ तो लेता है बट उसको काम नहीं मिल पाता है। आगे का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड नेग्लिजेंस टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। हम लोगों को ये बताना है कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किसकी वजह से। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो अच्छे से काम नहीं करता है और एग्रीकल्चर के ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इनएफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो बहुत ढीले तरीके से काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैव लो प्रोडक्टिविटी एंड लिमिटेड जॉब क्रिएशन कैपेसिटी। मान लो एसबीआई है, सबको पता है कि एसबीआई में लंच हो जाता है तो इंसान काम नहीं करता है। बट आप प्राइवेट बैंक में जाओगे तो एक काउंटर है, वहां पे एक इंसान लंच पे जाएगा तो दूसरा इंसान वहां पे बैठा रहेगा। वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका कस्टमर वापस नहीं जाए। जब एक प्राइवेट बैंक में इंसान देख रहा है कि उसको लाइन नहीं लगाना पड़ता है, उसको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है बैंक के अंदर, तो वो अपने दोस्त को भी जाके बोलेगा कि भाई तू भी एचडीएफसी के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना। वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि एसबीआई के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना। क्यों? क्योंकि एसबीआई के अंदर जो लोग हैं वो लो प्रोडक्टिव है भैया। उनको जो एक काम दो वो 4 दिन में करते हैं, तो अब एसबीआई आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी लो है, वो काम चोरी कर रहे हैं। तो उनकी काम चोरी की वजह से एसबीआई बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। जब एसबीआई बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी तो नए जॉब कैसे क्रिएट होंगे? अब एसबीआई के लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एसबीआई 10 जगह पे अपना बैंक नहीं खोल पा रही है। तो जब एसबीआई 10 जगह पे अपना बैंक नहीं खोल पाएगी तो नए लोगों को कैसे काम मिलेगा? तो हम बोल सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर जो है वो इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रही है, जिसकी वजह से लिमिटेड जॉब क्रिएट हो रहा है। Thus they fail to reduce unemployment significantly। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। वो आपने न्यूज में देखा होगा ना कि सरकारी नौकरी अब नहीं निकल रही है, क्योंकि जो सरकारी नौकरी के अंदर लोग हैं वो इतने आलसी हैं कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका काम बड़ा नहीं हो पा रहा है। जब उनका काम बड़ा नहीं हो पा रहा है तो कैसे नए लोगों को अपॉइंट किया जाएगा? अब एग्रीकल्चर वाला देख लेते हैं। नेग्लिजेंस टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी गिव मोर फोकस टू इंडस्ट्री एंड सर्विस इग्नोरिंग एग्रीकल्चर। बहुत लंबे समय से हमारे देश के ऊपर डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है, एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया जा रहा है। अब मान के चलो एक घर में एक बच्चा है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, बाकी बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, तो जिस बच्चे को आपने इग्नोर किया है तो वो बिगड़ेगा ही ना। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया। उन्होंने बोला फोकस करेंगे इंडस्ट्री डालने पे और सर्विस सेक्टर के ऊपर, जिससे क्या हुआ कि रूरल यानी गांव के लोगों को ज्यादा एक्सपांड करने का, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से वहां पे नए टाइप के जॉब नहीं क्रिएट हो पाए। तो हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से गांव के लोगों को नया काम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपांड नहीं कर पाया। तो ये दोनों आप लिख दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर। स्टेट द कॉज ऑफ लो वर्कर मोबिलिटी। एक वर्कर की लो मोबिलिटी क्यों है, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है 2 मार्क्स के लिए। सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स लाइक लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, फैमिली टाइज लिमिट लेबर मोबिलिटी। लेबर मोबिलिटी का मतलब जैसे हम लोग यूपी से हैं तो हमारे पापा लोग गुजरात में काम करने आए हैं, तो ये सेक्शन को यानी इस चीज को हम लोग बोलेंगे लेबर मोबिलिटी। अब बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह पे काम करने नहीं जाते हैं, किसकी वजह से? सोशल एंड कल्चर बैरियर्स। जैसे कि कभी भाषा की वजह से नहीं जाते, कभी कास्ट की वजह से नहीं जाते, कभी रिलीजियस की वजह से नहीं जाते, कभी फैमिली से इतना ज्यादा प्यार होता है कि अपनी फैमिली को छोड़ के काम करने नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सबसे होता क्या है कि वो विलेज के अंदर रह जाते हैं और वो उस जगह पे नहीं जाते हैं जहाँ पे उनको काम मिल रहा है। तो इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हो रही है। किसकी वजह से? लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन रूरल एंड बैकवर्ड रीजन, पुअर ट्रांसपोर्टेशन, पावर एंड कम्युनिकेशन डिस्करेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मान लो कि आप लोगों को एक जगह पे फैक्ट्री डालनी है, तो सबसे पहले आपको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए,
फिर वहां पे आपको रोड चाहिए, फिर आप पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सको उसके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए। जब ये सारी चीजें वहां पे होगी तभी आप फैक्ट्री डालोगे। अब सोच के देखो, ये सारी चीजें जहां पे नहीं है, क्या आप वहां पे फैक्ट्री डालोगे? नहीं डालोगे। तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे जगहों पे पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, वहां पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई ठिकाना नहीं है, तो वहां पे फैक्ट्री नहीं ग्रो कर रही है। जब फैक्ट्री नहीं ग्रो करेगी तो नए टाइप की जॉब नहीं क्रिएट हो पाएगी। आगे अदर कॉजेज, एब्सेंस ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर अच्छी पॉलिसी नहीं बना पा रही है। लैक ऑफ सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर द इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड, आप सबको पता है, गवर्नमेंट को भी ये बात पता है कि जितना हम लोग इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, जितना हम लोग ट्रेड को सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, बट गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स विच कुड अदरवाइज जनरेट एम्प्लॉयमेंट, देखो हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, चाइना के पास भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स है। चाइना अपने नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के साथ बिजनेस कर रहा है, हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग इस सिचुएशन को बोलेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जब हम नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को क्या खाक काम देंगे। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक भी हो गए खत्म। अब आगे हम लोग अगर देखेंगे तो मेजर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए। यहाँ से बोर्ड आपको 3 मार्क्स का सवाल पूछ चाहिए, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। 5 ही मेजर्स लिखने हैं 3 मार्क्स के लिए। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने आपके लिए टाइटल डाला हुआ है ताकि आपका आंसर बड़ा हो सके। क्या लिखा हुआ है? टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट सेवरल इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अब देखो आगे थोड़ा सा और ट्विस्ट आ गया कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मेजर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोगों को लिस्ट बनानी है किसकी? अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने वाले मेजर्स की। तो मैं आपको बता देता हूं ऊपर ऊपर से, पॉपुलेशन कंट्रोल, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, employment oriented education, development of cottage and small industry, extension of infrastructure facility, स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये सारे चीजों का आप लिस्ट बना दो, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, इतना ही लिखना है। अब चलो हम लोग 3 मार्क्स के लिए पढ़ लेते हैं। पहला है पॉपुलेशन कंट्रोल, इफेक्टिव स्टेप मस्ट बी टेकन टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, हमको सरकार को सबको मिलके पॉपुलेशन को रोकने की कोशिश करना होगा। स्मॉलर लेबर फोर्स रिड्यूस प्रेशर ऑन अवेलेबल जॉब्स। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि देश के अंदर 50 ड्राइवर की सीट है और 10,000 लोग पैदा हो गए थे। देश के अंदर 50 ड्राइवर की सीट है और 1000 लोग पैदा होंगे तो लेबर फोर्स कम होगी, जिसकी वजह से काम के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा। It will also increase per capita income, raise saving and boost investment, thereby generating more unemployment. अब जितने कम लोग पैदा होंगे तो उतना ही पैसा हर कोई कमा पाएगा। मतलब हमने जो भी पैसा कमाया है, अगर कम लोग हैं तो सबके पास ज्यादा ज्यादा जाएगा, मतलब सबकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। जब सबके पास पैसा होगा तो वो पैसे को सेव भी करेंगे, जब पैसे को सेव करेंगे तो उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। जब एक इंसान पैसे को इन्वेस्ट करेगा तो हमारे देश के अंदर धीरे धीरे फैक्ट्री डलने लगेगी और काम क्रिएट होने लगेगा। दूसरा क्या है? इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। यहाँ पे क्या बोला गया कि ज्यादा पैसा डालो किसके अंदर? पब्लिक सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर। मान लो कि ये 3 टाइप की इंडस्ट्री है, एक गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है, एक प्राइवेट इंसान की इंडस्ट्री है, एक ग्रुप वालों की इंडस्ट्री है। ये सारी चीजों के अंदर पैसा डालो। क्यों? क्योंकि जितना आप पैसा डालोगे उतना फैक्ट्री ग्रो करेगी, उतना काम मिलेगा। डेवलप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस इन अ बैलेंस वे। हमारे देश के अंदर 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। ये तीनों सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट को बैलेंस तरीके से ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों को ग्रो करने के चक्कर में एग्रीकल्चर को भूल जाओ, तीनों के अंदर सेम तरीके का एफर्ट लगाओ तो सबको काम मिलेगा। इंप्रूव इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया। गांव के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो गांव के अंदर इरिगेशन की फैसिलिटी दो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करो, तो एग्रीकल्चर अच्छे से होने लगेगा और वहां के लोगों को ऑटोमेटिकली काम मिलने लगेगा। सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्प क्रिएट मोर जॉब एंड अपॉर्चुनिटी। जो भी हम रास्ता अपनाएं अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का, उसको हम लंबे समय तक घसीटें। अगर उसको हम लंबे समय तक चलाएंगे तभी ये जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो सॉल्व होगी, क्योंकि जितना लंबा हम इसको करेंगे उतना ही जॉब क्रिएट होगा। आगे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग,
focus on labor intensive industry that generate more jobs rather than depending solo on capital intensive। मैंने आपको ऊपर बताया कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कि मशीनों से काम करवाना। हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा कि कुछ काम मशीनों से करवा लो और ज्यादातर काम लेबर से करवाओ, मतलब कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बनाओ। ऐसी इंडस्ट्री बनाओ जहां पे इंसानों का ज्यादा यूज आए, मशीनों का कम यूज आए। जब इंसानों का ज्यादा यूज आएगा तो ज्यादा इंसानों को काम मिलेगा। तो जब इंसानों से हम काम करवाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब ज्यादातर इंसान की जरूरत कहां पे पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चर के अंदर और सर्विस सेक्टर के अंदर। तो गवर्नमेंट को ये सारे सेक्टर को ग्रो करना चाहिए ताकि लोगों को काम मिल सके। आगे, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग एंड प्रोडक्शन विथ जॉब क्रिएशन। हम लोगों को जो भी प्रोडक्शन करना है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, मतलब एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग इस तरीके से करो कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे जॉब क्रिएट हो। ये बात सिंपल से भाषा में लिखी है मैंने। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम, इंक्लूड वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। हम लोगों को एजुकेशन के अंदर बदलाव करना चाहिए। जब गवर्नमेंट एजुकेशन के अंदर बदलाव कर रही होगी तो क्या ध्यान रखना होगा कि टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को ट्रेनिंग दो, बच्चों को ऐसी एजुकेशन दो जिसको वो लेकर जाएं तो फैक्ट्री और बिजनेसमैन उनको काम दे। वैसे एजुकेशन को हम लोग बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन। तो गवर्नमेंट को किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के ऊपर। प्रमोट कोर्स रिलेटेड टू ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस एंड एग्रीकल्चर। हमारे देश के अंदर ट्रेड हो रहा हो, कॉमर्स हो रहा हो, बिजनेस हो रहा हो, एग्रीकल्चर हो रहा हो, इस तरीके की पढ़ाई करवानी चाहिए बच्चों को। सच स्किल बेस्ड एजुकेशन मेक यूथ जॉब रेडी एंड रिड्यूस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जो इंसान पढ़ा लिखा है उसको काम नहीं मिल पा रहा है, अगर हम लोग उसको ट्रेड के अंदर एजुकेशन दे, कॉमर्स के अंदर, बिजनेस के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे एजुकेशन देंगे तो वो जॉब के लिए रेडी हो जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी। Development of cottage and small scale industry. Small scale and cottage industry can provide more job with less investment compared to large industry. अब एक लार्ज इंडस्ट्री जब हम खोलते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है और उस लार्ज इंडस्ट्री के अंदर हम मशीन लगा देते हैं। पहले तो पैसा भी बहुत चाहिए, दूसरा मशीन लगा दिए तो लोगों को काम नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को छोटी छोटी और कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए। इनको खोलना बहुत आसान है क्योंकि कम पैसे में खुल जाएंगी और इनके अंदर ज्यादा लोगों को हम काम दे सकेंगे, क्योंकि पैसा नहीं है तो हम काम किससे करवाएंगे? इंसानों से। तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर इंसानों को काम ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू बड़ी इंडस्ट्री। अनकरेज हैंडक्राफ्ट, विलेज इंडस्ट्री एंड लोकल एंटरप्रेन्योर। हम जैसे जो लोकल एंटरप्रेन्योर है, जैसे मैं अंकलेश्वर के अंदर रहता हूं, तो गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम लानी चाहिए कि मैं अंकलेश्वर में कोई बिजनेस कर लूं। जब मैं बिजनेस करूंगा तो मैं कम से कम 5 से 10 लोगों को जॉब दूंगा। विलेज के अंदर इंडस्ट्री खोलनी चाहिए जिसकी वजह से विलेज वालों को काम मिल जाएगा। और हैंडीक्राफ्ट, जो भी घर के ऊपर हाथ से बनी हुई चीजें हैं, ये सारी चीजों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए जिससे इंसान को काम मिलेगा। दिस विल क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ये जो सारे विलेज के अंदर फैक्ट्री खोली गई, हैंडीक्राफ्ट का काम को मोटिवेट किया गया, इसकी वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो इंसान गांव छोड़ के शहर के अंदर काम करने नहीं आएगा। एक्सटेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, इंप्रूव रोड, पावर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इन रूरल और बैकवर्ड एरिया। एक्सटेंशन करना है किसका? इंडस्ट्रीज का। अब एक इंडस्ट्री गांव में भी जाकर अपनी फैक्ट्री खोले, वो कब पॉसिबल होगा? जब उस गांव के अंदर रोड अच्छा होगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होगी और स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी होगी। अगर ये सारी फैसिलिटी हम लोग एक फैक्ट्रियों को देने लग जाएं तो वो लोग बैकवर्ड और रूरल एरिया के अंदर भी फैक्ट्री खोलेंगे। दिस विल अट्रैक्ट इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट टू रूरल रीजन। जब गांव के अंदर ये सारी चीजें आप अच्छी कर दोगे तो इंडस्ट्री वहां पे भी खुलेगी। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी इंक्रीज। तो गांव के अंदर जब ये सारी फैसिलिटी दे दी हमने तो वहां पे फैक्ट्री खुलेगी तो गांव के लोगों को काम मिलेगा ही ना, यही बात तो बोली है यहाँ पे। स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, द ग्रीन रेवोल्यूशन शुड बी एक्सटेंडेड टू मोर एग्रीकल्चर एरिया। हमारे देश के अंदर एक रेवोल्यूशन लाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप केमिकल का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती करो। इसका हमारे देश के कुछ स्टेट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो हम लोगों को पूरे देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन चलाना चाहिए। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, फर्टिलाइजर एंड मल्टीपल क्रॉपिंग कैन राइज प्रोडक्टिविटी। फार्मर को मोटिवेट करो कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, फार्मर के खेतों तक पानी पहुंचाओ, उनको बोलो कि आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो और अलग अलग क्रॉप उगाओ, जिसकी वजह से उनका क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जितना उनका काम बढ़ेगा उतना लोग काम करने के लिए जुड़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
इट विल ऑल्सो क्रिएट मोर जॉब इन एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर लाइक डेयरी, पोल्ट्री एंड फिशिंग। ये जो सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जॉब इंक्रीज हो जाएगा। साथ साथ में ऐसा बोला गया है कि एक फार्मर को डेयरी, पोल्ट्री और फिशिंग भी करनी चाहिए, इससे भी उनका काम बढ़ेगा और लोगों को काम मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेट प्रॉब्लम टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजों का, कुछ स्कीम की बात करेंगे। तो यहाँ से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगी, स्टेट द वेरियस स्टेट प्रोग्राम टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम के बारे में हमको बात करेंगे जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट दूर हुई, 2 मार्क्स के लिए। आगे देखो, ये जो प्रोग्राम्स है यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये पूरा लिख देना, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ तक है वो, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको बोल बोल के क्या आपको बताऊं, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ना, आपको ये सेम लिखना होगा, ये सेम लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब इसमें से हम लोग अब इसको डिटेल में बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं, यहाँ से आपको 3 मार्क्स का बोर्ड सवाल पूछ रही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म। इस तरीके से लिखना है, मैंने जो लिखा हुआ है ना फुल फॉर्म, इस तरीके से आप भी लिखना तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब चालू किया गया था? 2005 में, 2 फरवरी और 2000, देखो लॉन्च हुआ था 2005 में, और एग्जिस्टेंस मतलब कि रियल लाइफ में कब इंप्लीमेंट हुआ? 2 फरवरी 2006 के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड गारंटी वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड एंड इम्प्रूव लाइवहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया। गांव के लोगों को काम देना था। मनरेगा क्यों आया था? गांव के लोगों को काम देने के लिए आया था, ये मेन मकसद है। मेन फीचर क्या था? प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डे ऑफ गारंटी वेजेस एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड whose adult member volunteer to unskilled manual worker। मैं जो बोला उसको बहुत ध्यान से सुनना। गांव के अंदर अनस्किल्ड एडल्ट, एक एडल्ट है जिसके पास कोई भी स्किल नहीं है, उसको 100 दिन का काम देना है 1 साल के अंदर। 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में से 100 दिन का काम देना है गांव के अनस्किल्ड एडल्ट को। ये मेन फीचर था मनरेगा का। इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसने इंप्लीमेंट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टाइप ऑफ वर्क, वाटर कंजर्वेशन, लैंड डेवलपमेंट, अफॉरेस्टेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, मतलब पानी बचाने के काम में, लैंड को डेवलप करने के काम में, जंगल को बचाने के काम में, रोड के कंस्ट्रक्शन के काम में, ये सारी जगहों पे इनको काम दिया जाएगा। पेमेंट कैसे देंगे? वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेज रेट फिक्स बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी दाम फिक्स किया है उसी के हिसाब से इनको पैसा मिल जाएगा। प्रोविजन फॉर सोशल ऑडिट टू इंश्योर, ये वाली लाइन मत लिखना, आपके लिए हार्ड हो जाएगा। प्रायोरिटी, स्पेशल फोकस ऑन वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ज्यादातर गवर्नमेंट का फोकस किसके ऊपर था? वुमेन के ऊपर, शेड्यूल कास्ट और एसटी के ऊपर। अब यहाँ पे आपकी इच्छा, एग्जाम्पल लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। चलो एग्जाम्पल से एक चीज इंपॉर्टेंट है बता देता हूं, मत लिखो ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मत लिखो ऐसा, अब मैं बदल रहा हूं, अपनी बात को बदल रहा हूं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लाइन दिख गई मेरे को। इफ अ रूरल फैमिली अप्लाई फॉर वर्क अंडर मनरेगा एंड गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड वर्क विद इन 15 days, दे आर एंटाइटल्ड टू अनएम्प्लॉयड अलाउंस। देखो, एक इंसान ने अप्लाई किया मनरेगा के अंदर और अगर 15 दिन में उसको काम नहीं मिला तो गवर्नमेंट खाने पीने के लिए उस अनएम्प्लॉयड इंसान को अलाउंस यानी पैसा देगी। क्या नया बोला मैंने? एक इंसान ने गांव के अंदर से मनरेगा के अंदर अप्लाई किया काम के लिए, अगर 15 दिन में उसको काम नहीं मिला तो गवर्नमेंट उसको खाने पीने के लिए पैसा प्रोवाइड करेगी। अब आगे देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती योजना। यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ रही है। तो ये योजना कब लॉन्च किया गया था? 16 अक्टूबर 2004 के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट, लेबर वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। स्किल को डेवलप करना था, लेबर का भला करना था और इंडस्ट्री को ग्रो करना था। किसके ऊपर फोकस कर रहे थे? हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर कौन होते हैं? जैसे वड़ा पाव वाली आंटी, हमारे ये पानीपुरी वाले अंकल, सब्जी वाले लोग अंकल, ये सारे अंकल लोग किस में आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों के ऊपर फोकस करना था, उनकी हेल्थ पे, उनकी सोशल सिक्योरिटी पे। किस स्कीम से? पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती योजना से। किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? अनऑर्गेनाइज, यानी सब्जी वाले अंकल के ऊपर, सब्जी वाले अंकल की सोशल सिक्योरिटी के ऊपर और उनकी हेल्थ के ऊपर। स्किल ट्रेनिंग एंड बेटर मैनेजमेंट फॉर वर्कर, ये जो वर्कर्स हैं इनको स्किल सिखाना है और बेटर मैनेजमेंट वाली चीजें सिखानी है। क्रिएटिंग अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो सके उसके लिए एक अच्छा माहौल भी बनाना चाहते थे। किस स्कीम के थ्रू? पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती योजना के तहत।
आगे हम लोग देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। यहाँ से भी बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछिए कि विच स्कीम वाज स्टार्टेड टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सर्विस इन रूरल एरिया, एक्सप्लेन। ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरिया। गांव के अंदर 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है। किस स्कीम के थ्रू? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से। बेनिफिट: कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, इंप्रूव रूरल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर गांव के अंदर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आएंगी तो वहां की इंडस्ट्री भी डेवलप करेगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी डेवलप करेगी। ये दोनों जब डेवलप करेंगे तो वहां पे यानी गांव के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, यहाँ से भी 2 मार्क्स का सवाल पूछे ये बोर्ड आपको। व्हेन एंड विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव वाज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्टार्टेड? कब और किस मकसद के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना चालू किया गया था? तो 25 सितंबर 2014 को ये योजना चालू किया गया था। टारगेट कौन था? रूरल यूथ एज 18 to 35, गांव के 18 से 35 साल के उम्र वाले लोगों को मेन टारगेट में रखा गया था इस स्कीम के थ्रू। टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टू रूरल यूथ, टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। देखो, जो ये 18 से 35 साल के लोग थे उनको ट्रेनिंग देना है और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद से खुद का काम जनरेट करे, ऐसी चीजों के लिए मोटिवेट करना था, ऐसी चीजों के अंदर उनको लेके आना था। किस स्कीम के थ्रू? दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना। किसके ऊपर टारगेट कर रहे थे? 18 से 35 वालों को। 18 से 35 वालों को स्किल ट्रेनिंग देना है, उन वो कैसे अपना काम खुद जनरेट करें यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, इसके ऊपर फोकस करना था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका दूसरा नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम। यहाँ से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछिए। व्हेन एंड विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव डिड द प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन स्कीम बिगिन? कब किस मकसद से ये स्कीम को चालू किया गया था? यहाँ से बोर्ड आपको 3 मार्क्स का भी सवाल पूछिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम। कंटेंट का फर्क होगा, पहले देख लो 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना है। प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म लिख देना ताकि आपका आंसर बड़ा हो जाए। कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। किसने इंप्लीमेंट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मकसद क्या था? टू एंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्स एंड प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू एवरी फार्म, देयरबाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। गवर्नमेंट चाहती थी कि देश के अंदर जितना भी पानी है उसका सही से इस्तेमाल हो और हर खेत तक पानी पहुंचाया जाए यानी इरिगेशन फैसिलिटी पहुंचाया जाए हर खेत तक। जब हर खेत तक पानी पहुंचेगा तो खेत की प्रोडक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब खेत के अंदर पानी जाने लगेगा तो किसान को पानी मिल जाएगा, पानी का इस्तेमाल करके किसान बहुत ज्यादा क्रॉप उगाने लगेगा। तो ये हो गया आपका 2 मार्क्स के लिए। अब 3 मार्क्स के लिए ऐसा लिख देना, हर खेत को पानी, प्रोवाइड वाटर टू एवरी फील्ड, इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू मॉडर्न इरिगेशन मेथड। बहुत सारे मॉडर्न तरीके इस्तेमाल करना है इरिगेशन के अंदर। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल बाय क्रिएटिंग रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी। अब किसान सिर्फ और सिर्फ बारिश के अंदर खेती नहीं करे, ये ध्यान रख रहे थे। हम लोग किसान को 12 महीने खेत के अंदर पानी पहुंचा के देंगे, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही थी। प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड कन्वर्ज वाटर, एग्रीकल्चर को लंबे समय तक करवाना है और पानी को भी बचाना है। आगे मेजर कंपोनेंट, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हेल्प कंप्लीट लॉन्ग पेंडिंग मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट लंबे समय से रुके थे उनको आगे बढ़ाना है। हर खेत को पानी, फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू वाटर सोर्स सच एज पॉन्ड, वेल एंड कैनल्स। देश के अंदर बहुत सारे पॉन्ड्स, वेल और कैनल बनाए जाए थे ताकि हर खेत में पानी पहुंच सके। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अनकरेज द यूज ऑफ माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम फॉर बेटर वाटर एफिशिएंसी। ड्रिप और स्प्रिंकलर देखा है ना आपने, गार्डन के अंदर अच्छा छुक 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 करके पानी आता है, वो स्प्रिंकलर है। और एक खेत है जिसके अंदर पाइप लगा देंगे, टुपुट 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 हर प्लांट के ऊपर पानी जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज को इस्तेमाल करना था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो यहाँ पे हम लोग ने ये वाला आंसर 3 मार्क्स के लिए कितना लिखना है वो भी डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे बोला गया है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक आर मोर एप्लीकेबल टू इंडिया। इंडिया के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा अच्छा है। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है मैंने ऊपर समझाया है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब हम लोग फैक्ट्री के अंदर जो भी काम करेंगे लेबर से करवाएंगे। इंडिया हैज अ लार्ज लेबर फोर्स एंड लिमिटेड कैपिटल। इंडिया के पास बहुत ज्यादा लेबर है और पैसा कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज लेबर सप्लाई फास्टर देन जॉब क्रिएशन। हम लोग पैदा होते जा रहे हैं जिसकी वजह से लेबर सप्लाई बढ़ रही है और उतना जॉब नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट राइज ड्यू टू फ्यूअर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज्यादातर क्यों हमारे देश में देखने को मिलती है? क्योंकि हम लोग नए टाइप का नया जॉब बना ही नहीं पा रहे हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज मोर ह्यूमन लेबर एंड लेस मशीनरी। लेबर इंटेंसिव टेक्निक जब हम लोग अपनाएंगे तो ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, मशीन की जरूरत कम पड़ेगी। दिस टेक्निक हेल्प क्रिएट मोर जॉब एंड रिड्यूस पोवर्टी। अब हम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे? लेबर का। जब लेबर का आप इस्तेमाल करने लग जाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हैंस लेबर इंटेंसिव मेथड आर मोर सुटेबल फॉर इंडिया। सीधी सी भाषा में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हम लोग गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है फैक्ट्री डालने को, तो आप क्या करोगे? छोटी छोटी फैक्ट्री डाल लो। छोटी छोटी फैक्ट्री डाल लेंगे। अब आपके पास पैसा नहीं है, इंसान को रख लो, वो काम करके दे देगा। जब आपके पास पैसा आ जाए तो आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है कि थोड़ी सी मशीन रखेंगे, ज्यादा इंसान रखेंगे। ज्यादा इंसान रख रहे हो मतलब कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हो? लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो। तो ट्राई करो कि जितना हो सके उतना लेबर से काम करवाया जाए, तो इंडिया जैसे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और इसीलिए हमने बोला कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक सुटेबल है इंडिया के लिए। द डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा जो बकवास सा एजुकेशन सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। इसका जवाब देते हैं, द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम फोकस मेनली ऑन थियोरेटिकल एंड बुकिश नॉलेज। आज हम लोग और आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? थियोरेटिकल नॉलेज और बुकिश लैंग्वेज। इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर क्लर्क और ऑफिस जॉब रेदर देन प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड वर्क। हम लोग जो पढ़ाई ले रहे हैं ना, उससे हम लोग क्लर्क और ऑफिस में जाके कोई छोटे मोटे काम कर सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड कोई काम नहीं कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट इवन एजुकेटेड पीपल लाइक कॉमर्स और मैनेजमेंट ग्रेजुएट ऑफन फेल टू बिकम एन एम्प्लॉयड। हम लोग कॉमर्स के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, हमने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, सब कुछ की है, फिर भी हम लोग अपना काम जनरेट नहीं कर पाएंगे अपने आप से, क्योंकि हमको वैसी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। मतलब कि कॉमर्स और मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी खुद का काम यानी खुद का बिजनेस नहीं क्रिएट कर पा रहा है। द सिस्टम लैक वोकेशनल एंड ट्रेड ओरिएंटेड एजुकेशन इन फील्ड लाइक बिजनेस एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग एग्रीकल्चर बिजनेस और टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर के अंदर किसी भी तरीके का बिजनेस या कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको वैसी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। देयर इज नो प्रॉपर लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड नीड ऑफ द जॉब मार्केट। जो फैक्ट्री को स्किल चाहिए और जो हमारे देश में पढ़ाया जा रहा है, दोनों के अंदर कोई भी लिंक नहीं है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चीज फैक्ट्री के अंदर मार्केट के अंदर काम ही नहीं आएगी। द करिकुलम शुड बी अपडेटेड रेगुलरली अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिमांड। जो भी हमारा सिलेबस है उसको गवर्नमेंट को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, किस तरीके से? जो भी फ्यूचर में काम करने की डिमांड आएगी। मान लो आज के टाइम पे किसका बूम आया? एआई का। तो हम लोगों को एआई के बारे में सीखना चाहिए और आने वाले फ्यूचर में एआई किस तरीके से डेवलप करेगा वैसा एजुकेशन हमको स्कूल और कॉलेज में देना चाहिए, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देयरफॉर द डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम कंट्रीब्यूट ग्रेटरली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हमारा एजुकेशन सिस्टम बकवास है, लेबर की सप्लाई का हमको कुछ मालूम नहीं है, फैक्ट्री के अंदर जिस तरीके से काम करना है वैसे कोई ट्रेनिंग हमको दी नहीं जाती है। मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ हमको बोला जाता है कि जाके कैरेक्टरिस्टिक याद करके ले आओ, हमको ये नहीं बोला गया कि कैसे एक टीम बनानी है, वो टीम को कैसे संभालना है। तो जब ऐसी एजुकेशन नहीं मिलेगी, ना तो हम बिजनेस कर पाएंगे, ना तो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सीख पाएंगे, ना ही हम दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरीके का अगर एजुकेशन दोगे तो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर का भी सब कुछ करवा दिया। अब मैं आपको मिलूंगा आगे वाले चैप्टर के अंदर।